आज हमारे जिला दर्शन की अगली क्लास है और आज हम पढ़ेंगे गुरुग्राम। गुरुग्राम के बारे में वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। अब तक का हमारा जो सीक्वेंस रहा है किसी भी डिस्ट्रिक्ट को पढ़ने का, उसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे। सबसे पहले उसका नामकरण, उसका उपनाम और वहाँ पे कौन कौन से व्यक्तित्व हुए हैं, कैसी भौगोलिक स्थिति है, कौन कौन से पर्यटन स्थल है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे और कोई चीज़ छोड़ेंगे नहीं ऐसी जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो। तो इसलिए बने रहिए हमारे साथ। आज का हमारा जिला दर्शन है। गुरुग्राम। सबसे पहले तो इसके नाम पे चर्चा करते हैं। इसका नामकरण कैसे हुआ, इसका नाम गुरुग्राम कैसे पड़ा। नामकरण की बात की जाए तो इसका नाम गुरु द्रोणाचार्य के कारण पड़ा। गुरु द्रोणाचार्य के कारण पड़ा। बात है गुरु द्रोणाचार्य के कारण कैसे पड़ा। आप सभी को पता है कि द्रोणाचार्य जी कौरव और पांडवों के गुरु हैं। तो इंद्रप्रस्थ के राजा इंद्रप्रस्थ के राजा युधिष्ठिर ने ये इलाका गुरु द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा में दिया था, जिसके कारण इसका नाम गुरुग्राम पड़ा। जिसके कारण गुरुग्राम पड़ा। अब क्योंकि हम तो इसको अब से कुछ टाइम पहले गुड़गांव के नाम से जानते थे, तो इसका नाम गुरुग्राम से गुड़गांव कैसे हुआ, तो ये धीरे धीरे बदलते टाइम के साथ हमारी खड़ी बोली की वजह से इसका नाम भी बदल गया। तो यह हमें याद रखना है कि सबसे पहले इसका नाम गुरुग्राम ही था, लेकिन धीरे धीरे बदल बदल करके ये गुड़गांव हो गया। अब बात करते हैं, जैसा कि आप सभी को पता ही है, इसका पुराना नाम था गुड़गांव, उसको बदला कर गया। 2016 में खट्टर सरकार ने इसको बदला था और इस टाइम पे इन्होंने 2 डिस्ट्रिक्टों के नाम बदले थे। एक तो गुड़गांव का नाम बदल करके गुरुग्राम किया था। उसके अलावा इन्होंने मेवात का नाम बदल करके नूह कर दिया था। अब बात करते हैं इसके गठन की। इसका गठन कब हुआ, तो गठन इसका हरियाणा के साथ ही हुआ था। एक नवंबर 1966 को ही इसका गठन हुआ था। बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की। बारह सौ 58 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। इसके साथ में एक चीज और याद रखनी है कि ये तीसरा सबसे छोटा जिला है। तीसरा सबसे छोटा जिला है। सबसे छोटा फरीदाबाद है। तो यहाँ पे बात कर ली इनकी। अब बात करते हैं इसकी जनसंख्या की। जनसंख्या की बात की जाए तो इसकी जनसंख्या 15 लाख से अधिक
थी। अभी तो जनसंख्या बढ़ गई होगी, क्योंकि ये जो जनसंख्या के आंकड़े हम 2011 से लेते हैं, और जनसंख्या के मामले में ये चौथा सबसे बड़ा जिला है। चौथा सबसे बड़ा जिला। उसके अलावा बात की जाए यहाँ की साक्षरता दर की, साक्षरता दर की बात की जाए तो ये हरियाणा का सबसे अधिक साक्षर जिला है। हरियाणा का सबसे अधिक साक्षर जिला है। और अगर हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए सबसे कम कौन सा है, तो सबसे कम साक्षर जिला है नूंह। सबसे अधिक साक्षर जिला है गुड़गांव और सबसे कम साक्षर जिला है नूंह। अब हम बात करते हैं, ये तो हमने इसके बारे में बात कर ली, अब हम बात करते हैं इसके उपनाम के। उपनाम इसके क्या क्या है, क्योंकि यहाँ पे काम बहुत ज़्यादा है तो इसलिए इसके उपनाम भी बहुत ज़्यादा है, और हर किसी उपनाम के पीछे कोई ना कोई कहानी जरूर है। उपनाम की बात की जाए, सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ से टैक्स बहुत दिया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं हाईटेक सिटी ऑफ हरियाणा, इसको कहा जाता है। उसके अलावा इसको मिलेनियम सिटी कहा जाता है। उसके अलावा बात की जाए कोल सेंटर कहा भी से कहा जाता है। उसके अलावा बात की जाए तो ड्रीम नगरी इसको बोला जाता है, सपनों का शहर। उसके अलावा मनोरंजन सिटी इसको बोला जाता है। उसके अलावा आईटी का हब इसे कहा जाता है। उसके अलावा सॉफ्टवेयर सिटी ऑफ हरियाणा इसे कहा जाता है। उसके अलावा आर्थिक राजधानी इसको कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से टैक्स बहुत दिया जाता है। आर्थिक राजधानी इसे कहा जाता है। उसके अलावा बात की जाए तो मॉल सिटी इसी को कहते हैं। उसके अलावा इसको इसके अलावा इसको द्रोण नगरी के नाम से जाना जाता है। और इसको सोलर सिटी के नाम से भी जाना जाता है।
अलावा इसको हरियाणा की औद्योगिक हरियाणा की औद्योगिक नगरी भी कहा जाता है। तो ये इसके उपनाम है। उसके अलावा इसका भी उपनाम है सिलिकॉन सिटी ऑफ हरियाणा। तो ये इसके उपनाम है। ये हमने इसके उपनामों के बारे में बात की। उसके अलावा इसको मेट्रो सिटी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि हरियाणा में सबसे पहले मेट्रो यहीं पर चली थी। मेट्रो सिटी हरियाणा में सबसे पहले मेट्रो गुड़गांव में ही आई थी 2010 में। तो इसके लिए इसको मेट्रो सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं इसकी तहसीलों की, कि यहाँ पे तहसील कौन कौन सी है। गुरुग्राम, एक तो गुरुग्राम यहाँ की तहसील है, एक पटौदी है। उसके अलावा सोना, मानेसर और फर्रुखनगर। ये इसकी तहसीलें हैं। अब बात करते हैं हम इसके विधानसभा क्षेत्रों की। विधानसभा क्षेत्रों की बात की जाए तो यहाँ पे 4 हैं। गुरुग्राम, सोना, बासापुर और पटौदी। ये याद रखना है कि पटौदी इसकी आरक्षित सीट है। पटौदी इसकी आरक्षित सीट है। आगे अब हमने इसके बारे में देख लिया। अब हम देखेंगे इसकी भौतिक स्थिति क्या है, इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, यहाँ पे कैसे मैदान है, कौन कौन सी फसल यहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है, कैसी मृदा यहाँ पे पाई जाती है, सिंचाई किसके द्वारा की जाती है, प्रमुख नदी कहाँ से गुजरती है, प्रमुख नदी कौन कौन सी गुजरती है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सीमा के बारे में, कि ये पड़ोसी किन किन जिलों के साथ में अपनी सीमा बनाता है। तो सबसे पहले ये झज्जर, रेवाड़ी, और फरीदाबाद के साथ अपनी सीमा साझा करता है। सीमा बनाता है। उसके अलावा ये केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश
दिल्ली के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है, दिल्ली के साथ भी अपनी सीमा बनाता है। तो ये हो गई इसकी सीमा की बात। अब बात करते हैं कि यहाँ पे किस प्रकार की इसकी भौतिक स्थिति है। यहाँ पर अरावली पर्वत वे मैदानों का विस्तार है। तो यहाँ पे दोनों प्रकार की भौगोलिक स्थिति आपको मिलेगी, अरावली पर्वत भी मिलेंगे और मैदानी क्षेत्र भी मिलेंगे। तो गुरुग्राम में दोनों ही चीजें हैं। उसके अलावा बात करते हैं यहाँ पे मृदा की। तो मृदा यहाँ पर दोमट मृदा, रेतीली व पथरीली, मृदा मिलती है। तो यहाँ पर दोमट मृदा मिलती है, रेतीली मृदा मिलती है और पथरीली मृदा मिलती है। अब बात करते हैं यहाँ से नदी कौन कौन सी निकलती है, कौन कौन सी नदी यहाँ से गुजरती है। तो नदी यहाँ से साहिबी नदी व इंदौरी नदी, यहाँ से दो नदियां गुजरती हैं। साहिबी नदी और इंदौरी नदी यहाँ से दो नदियां गुजरती हैं। बात की जाए कि यहाँ पे सिंचाई किसके द्वारा की जाती है। सिंचाई की अगर बात की जाए तो यहाँ पर गुरुग्राम कैनाल द्वारा सिंचाई की जाती है। बात की जाए ये नहर कहाँ से निकलती है, तो यह नहर यमुना के ओखला रेल से निकलती है। और ऐसा नहीं है कि गुरुग्राम कैनाल सिर्फ गुरुग्राम में ही सिंचाई करती है, ये पलवल में भी सिंचाई करती है, फरीदाबाद में भी सिंचाई करती है और उसके अलावा नूह के इलाके में भी सिंचाई करती है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे प्रमुख फसल कौन सी उगाई जाती है। प्रमुख फसल की बात की जाए तो यहाँ पर बाजरा उगाया जाता है। बाजरा यहाँ की प्रमुख फसल है। उसके अलावा यहाँ पर गेंदा का फूल भी बड़ी मात्रा में उगाया जाता है। ऐसे समझ लीजिए कि गुड़गांव गेंदा के फूल के लिए भी फेमस है। तो यहाँ पर ये दो फसलें प्रमुख रूप से उगाई जाती हैं। तो हमने बात कर ली यहाँ की सभी चीज़ों के बारे में कि यहाँ की भौतिक स्थिति क्या है, उसके अलावा कौन सी मिट्टी पाई जाती है, सारी चीज़ों के बारे में हमने बात कर ली, कौन सी फसल उगाई जाती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर उद्योग धंधों की।
उद्योग की अगर बात की जाए तो सबसे पहले उद्योग में हम देखेंगे मारुति उद्योग। मारुति उद्योग जिसका जिक्र सबसे पहले 1970 में किया गया था। इसका जिक्र सबसे पहले 1970 में किया गया था संजीव गांधी के द्वारा। इसलिए मारुति उद्योग का जो संस्थापक है वो संजीव गांधी को ही माना जाता है। याद रखना है, संस्थापक संजीव गांधी को ही माना जाता है। उसने एक कंपनी बनाई थी MTSPL, जिसमें उसने कहा था कि हम गाड़ी बनाएंगे और मैं देश के हर नागरिक के पास गाड़ी देखना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि यह अधिकार सिर्फ अमीरों को ही हो, मैं चाहता हूँ कि गरीब भी गाड़ियों में घूमें। उसके लिए उन्होंने देश में हर जगह पर ज़मीनें खोजनी स्टार्ट की, तो उसको कहीं पर ज़मीन मिली नहीं। उसके बाद इस टाइम पे, जिस टाइम पे ये सारा काम हो रहा था, हरियाणा के CM थे बंसीलाल। तो बंसीलाल जी ने इसके लिए ज़मीन देने का काम किया था। बंसीलाल जी उस टाइम पे CM थे जिस टाइम पे इसके लिए ज़मीन दी गई थी, लेकिन ये इसी टाइम पर अस्तित्व में नहीं आया था। इसकी स्थापना इस टाइम नहीं हुई थी। उसके बाद में कांग्रेस इमरजेंसी लग गई थी, कांग्रेस सत्ता से चली गई थी। लेकिन उसके बाद भी जब वो दोबारा सत्ता में आई तो 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। तो याद रखना है, इसकी जो स्थापना है वो 1981 में की गई थी। 1981 में की गई थी। बाद में इनको रियलाइज हुआ कि हम तो सिर्फ ढांचा तैयार कर सकते हैं गाड़ी का, इंजन तो हमारे पास बनाना आता ही नहीं है। उसके लिए फिर इन्होंने एक जापान की कंपनी से टाई अप किया था। जापान की कंपनी से टाई अप किया था सुजुकी से, जिसके साथ में आज भी टाई अप है। और इन्होंने फिर इंजन बनाया था और 26.5% की साझेदारी पर इन्होंने काम किया था। उसके अलावा इसके बारे में हमें एक चीज़ और याद रखनी है कि सबसे पहली कार जो मारुति सुजुकी की बनकर के तैयार होती या फिर बनाई थी, पहली कार जो बनाई थी वो मारुति 800 थी। मारुति 800 पहली कार थी जो बनाई थी। उसके अलावा बात की जाए तो इसको इंपोर्ट भी किया गया था, दूसरे देशों में इसको भेजा भी गया, एक्सपोर्ट किया गया था, इसका निर्यात किया गया था। निर्यात 14 दिसंबर 1983 को इसका पहला इंपोर्ट किया, एक्सपोर्ट निर्यात किया गया था, एक्सपोर्ट किया गया था हंगरी देश के लिए। तो ये भी हमें याद रखना है कि सबसे पहले मारुति सुजुकी को किस देश के लिए इंपोर्ट किया जाएगा, किस देश के लिए निर्यात किया गया था, तो वो हंगरी देश था जिसके लिए इसको पहली बार निर्यात किया गया था। आगे हम बात करते हैं मारुति उद्योग के बारे में हमने जान लिया। अब आगे हम बात करते हैं यहाँ के और उद्योग के बारे में कि और कौन कौन से उद्योग धंधे हैं जो यहाँ पर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर मेनली चीनी मिट्टी के बर्तन मिलते हैं। चीनी मिट्टी के बर्तन मिलते हैं और ये हमें याद रखना है कि चीनी मिट्टी जो है वो गुड़गांव में पाई जाती है। चीनी मिट्टी के बर्तन मिलते हैं यहाँ पर। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग का
यहाँ पर बोलबाला है। उसके अलावा बात की जाए आभूषण उद्योग है यहाँ पर, और ये गढ़ी हसरू में है। उसके अलावा सॉफ्टवेयर उद्योग है यहाँ पर, सॉफ्टवेयर उद्योग है। उसके अलावा फार्मा उद्योग है यहाँ पर। और ये भी याद रखना है, एग्जाम में पूछ लिया गया था कि किस फार्मा कंपनी का हेडक्वार्टर गुड़गांव में है, तो वो रैमबक्सी है। रैमबक्सी का हेडक्वार्टर गुड़गांव में है। उसके अलावा औषधि उद्योग भी यहाँ पर, औषधि उद्योग भी है यहाँ पर। इसके अलावा ऑटोमोबाइल उद्योग भी है यहाँ पर। और ये मानेसर है। मानेसर को ऑटोमोबाइल्स का हब भी कहा जाता है। ये थे इसके औद्योगिक धंधे जिनके बारे में हमने बात की। आगे बात करते हैं यहाँ के मंदिरों के बारे में। औषधि जो उद्योग है ये डूंडाहेड़ा गाँव में है। डूंडाहेड़ा। अब बात करते हैं यहाँ के मंदिरों के बारे में कि यहाँ पे कौन कौन से मंदिर पाए जाते हैं। सबसे पहले बात करें, माता शीतला देवी का मंदिर यहाँ पाया जाता है। माता शीतला देवी का मंदिर गुरुग्राम में है। इसके अलावा इस माता शीतला के बारे में हमें और कई चीज़ें हैं जो याद रखनी है। जैसे सबसे पहले तो इसको चेचक की देवी कहा जाता है। चेचक की देवी कहा जाता है इसको। ऐसा इसलिए है कि कैसा बताया जाता है कि इनके बच्चों को चेचक हो गया था और इन्होंने खुद ही उसको ठीक किया था। उस कहानी में नहीं जाते हैं क्या क्या बता, लेकिन खुद ही इन्होंने ठीक किया था। उसके अलावा एक उपाधि और है इनके पास कि ये गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी है। उसके अलावा इसको कृपी के नाम से भी जाना जाता है। कृपी के नाम से भी जाना जाता है। और उसके अलावा गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी होने के नाते इसको बड़ी माता के नाम से भी जाना जाता है। बड़ी माता के नाम से भी इनको जाना जाता है। पर इनके बारे में ये चीज हमें याद रखनी है कि पहले इनका जो मंदिर था वो दिल्ली में था, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि किसी दिन एक गांव वाले को सपना दिखा कि मैं वहाँ रहूंगी जहाँ मेरे पति ने अपना पूरा जीवन व्यतीत किया है। तो उसके बाद इसको यहाँ पे ला करके बना दिया गया था। इसके बारे में एक चीज़ और है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है कि यहाँ से भरतपुर के राजा गुजर रहे थे, राजा जवाहर सिंह।
भरतपुर के राजा जवाहर सिंह यहाँ से गुजर रहे थे, उनका किसी युद्ध में जाना हुआ था, तो उन्होंने इस मंदिर को देखा और फिर यहाँ मंदिर पर जाकर के उन्होंने एक मन्नत मांगी कि आप मुझे युद्ध जितवा दीजिए, मैं आपके मंदिर को एक भव्य मंदिर में बदल दूंगा। तो उसके बाद में वो युद्ध जीत जाते हैं और फिर वो दोबारा यहाँ आते हैं राजा जवाहर सिंह और फिर से इसका पुनर्निर्माण करवाते हैं। पुनर्निर्माण कराया था 18वीं सदी में। अगर हमसे पूछ लिया जाए कब किया था, तो 18वीं सदी में इसका पुनर्निर्माण किया गया था। इसीलिए इसकी जो वास्तुकला है वो राजस्थानी वास्तुकला है। इसकी वास्तुकला जो है वो राजस्थानी वास्तुकला है। उसके अलावा इसका एक श्राइन बोर्ड भी तैयार किया गया था, क्योंकि यहाँ पे चंदा बहुत ज़्यादा आता है, लोग इसको बहुत मानते हैं और ऐसा माना जाता है इसके बारे में कि इस मंदिर में जो भी जाकर के मन्नत मांगता है उसकी सारी मन्नतें पूरी हो जाती हैं। तो ये ऐसे मंदिरों को सरकार फिर अपने अंडर लेती है, उनके लिए श्राइन बोर्ड बनाती है। तो 1991 में इसका श्राइन बोर्ड बनाया था। श्राइन बोर्ड 1991 में बनाया गया था और इसके अध्यक्ष सीएम होते हैं। इसके अध्यक्ष सीएम होते हैं। अब इस मंदिर को दोबारा से बनाया जा रहा है। अगर बात करें इसे श्राइन बोर्ड में टोटल कितने सदस्य हैं, तो इसमें कुल 11 सदस्य हैं। इस श्राइन बोर्ड में कुल 11 सदस्य हैं। तो ये बात हो गई शीतला माता मंदिर की। उसके अलावा अब हम आगे देखते हैं, यहाँ पर एक और बहुत फेमस मंदिर है, भीमकुंड मंदिर। और ये पिंचा खेड़ा में, उसके अलावा यहाँ पर एक एकलव्य का मंदिर है। और ये पूरे भारत में इस नाम का एकलव्य का एकमात्र मंदिर है। ये भी हमें याद रखना है, पूरे भारत में एकमात्र मंदिर। ये हमें याद रखना है कि पूरे भारत में ये एकमात्र मंदिर है, इकलौता मंदिर है। तो मंदिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा है नहीं, क्योंकि बाकी चीज़ों का यहाँ पे विस्तार बहुत ज़्यादा हुआ है, उद्योग का विस्तार बहुत ज़्यादा हुआ है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे मेले कौन कौन से लगते हैं, मेलों के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर शीतला माता का मेला लगता है। और पूछ लिया जाए हमसे कब लगता है, तो आषाढ़ के महीने में लगता है। अब ये लगने वाला है कुछ टाइम बाद, कि आषाढ़ के महीने में लगता है। उसके अलावा अगर पूछ लिया जाए कि इस मेले में सबसे ज़्यादा कौन लोग उपस्थित रहते हैं, तो ये भी हमें याद रखना है कि इस मेले में सबसे अधिक चेचक के रोगी
चेचक के युग होते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि शीतला माता जो है ये चेचक को खत्म कर देती है, तो इसलिए यहाँ पर चेचक के रोगी सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। उसके अलावा बात की जाए तो यहाँ पर बुद्धो माता का मेला है। बुद्धो माता का यहाँ पर बुद्धो माता का मेला लगता है। उसके अलावा बूढ़ी तीज का मेला लगता है। और ये आलू का गाँव में लगता है बूढ़ी तीज का मेला, बुद्धो माता का मेला, बूढ़ी तीज का मेला। उसके अलावा यहाँ पर सात चौका खोरी का मेला लगता है। सात चौका खोरी का मेला लगता है। उसके अलावा बात की जाए महादेव का मेला लगता है यहाँ पर, और भक्त पूर्ण अमल का मेला लगता है। तो ये मेले हैं जो यहाँ पे लगते हैं, सभी मेले हमने देखे। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में। बहुत ज़्यादा हम इसके इतिहास के बारे में जाएंगे नहीं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इतिहास की बात की जाए तो सबसे पहले हमें याद रखना है कि ये पांडव कालीन से चला आ रहा है, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य पांडवों के समय तक यहीं पे उन्होंने पांडवों को और कौरवों को ट्रेनिंग दी थी, उनको तैयार किया था। तो ये महाभारत काल से संबंध रखता है। महाभारत काल महाभारत काल से संबंध रखता है। उसके अलावा बात की जाए तो यहाँ पर सल्तनत काल में बलबन ने दिल्ली की सुरक्षा के लिए गोपालगंज दुर्ग का निर्माण करना। गोपालगंज दुर्ग का निर्माण कराया था। अब बात की जाए कि इसका निर्माण क्यों कराया गया था, क्योंकि दिल्ली के आसपास में कुछ कबाइल इस तरह के बसे हुए थे जो टाइम टाइम पर दिल्ली पर आक्रमण करते रहते थे। तो इस दुर्ग में सेना को भेज दिया जाता था ताकि उनको टैकल किया जा सके। तो इसलिए यहाँ पर इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। अब बात की जाए कि यह अकबर के समय में किसके साथ मिला हुआ था, किस सल्तनत में मिला हुआ था, ये भी हमें याद रखना है कि यह है अकबर के समय में दिल्ली में, आगरा में मिला हुआ। तो बहुत ज़्यादा इतिहास हम इसका देखेंगे नहीं, सिर्फ इतना ही देखेंगे, बाकी इतिहास जब पढ़ेंगे बाकी का उसमें कवर कर लेंगे। अब बात करते हैं हम परिवहन की। परिवहन की बात करते हैं तो परिवहन में हम सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ से नेशनल हाईवे कौन कौन से गुजरते हैं।
नेशनल हाईवे। तो यहाँ से दो नेशनल हाईवे गुजरते हैं, एक तो NH-48 है और एक 248A है। NH-48 और एक है NH-248। इसके बारे में याद रखना है कि NH-48 पे एक टोल प्लाजा बना हुआ है। टोल प्लाजा जो एशिया का सबसे बड़ा टोल प्लाजा है, एशिया का सबसे बड़ा तथा विश्व का तीसरा सबसे बड़ा टोल प्लाजा। इसमें एक चीज और याद रखनी है कि इसमें 32 गेट हैं। परिवहन की बात की जाए तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि हरियाणा में सबसे पहले मेट्रो गुड़गांव में चलाई गई थी, तो यहाँ पर मेट्रो 2010 में पहली बार चलाई गई। ये क्वेश्चन कई प्रकार से पूछा जा सकता है कि सबसे पहले हरियाणा का कौन सा शहर ऐसा है जिसको मेट्रो से टच किया गया था, तो ये याद रखना है गुड़गांव है और 2010 में सबसे पहले चलाई गई थी। उसके अलावा 2013 में यहाँ पर सबसे पहले रैपिड मेट्रो चलाई गई। ये याद रखना है, अगर हमसे पूछा जाए कि मेट्रो यहाँ पे सबसे पहले कब चलाई गई थी, सबसे पहले मेट्रो यहाँ पे कब चलाई गई थी, याद रखना है 2010 में चलाई गई थी। और अगर हमसे पूछ लिया जाए कि सबसे पहले रैपिड मेट्रो कब चलाई गई थी, तो वो 2013 में चलाई गई थी। ये होगी परिवहन की बात। अब हम बात करते हैं शिक्षा व संस्थान की। शिक्षा व संस्थान की बात की जाए तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर एक डिफेंस यूनिवर्सिटी है। डिफेंस विश्वविद्यालय, जिसको 2013 में बनाया गया था। और बात की जाए इसके उद्घाटन की, तो इसका उद्घाटन तत्कालीन मुख्यमंत्री एरर के कारण वीडियो रुक गई थी, इसलिए इसको दोबारा शूट कर रहे हैं। शिक्षा संस्थान की बात की जाए तो सबसे पहले यहाँ पर डिफेंस यूनिवर्सिटी है, जिसको 2013 में बनाया गया था और उद्घाटन इसका डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया था। उसके अलावा यहाँ पर गुरुग्राम यूनिवर्सिटी है, जिसको 2017 में बनाया गया था। उसके अलावा यहाँ पर अमेठी की यूनिवर्सिटी है। उसके अलावा यहाँ पर SGT यूनिवर्सिटी है। उसके अलावा यहाँ पर हिपा, हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये है। IIPM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट, इसको 1995 में बनाया गया था। तो ये सारी शिक्षा संस्थान है यहाँ पर। आगे हमने पर्यटन स्थल के बारे में बात की थी, कौन कौन से पर्यटन स्थल यहाँ पाए जाते हैं। समा पर्यटन स्थल यहाँ पर मिलता है।
सराय अली वर्दी खां की मस्जिद यहाँ पे है। उसके अलावा शहनजोन मस्जिद है, पटौदी का महल है जिसको हरियाणा का व्हाइट हाउस भी कहा जाता है। उसके अलावा यहाँ पर कई सारी झीलें हैं, बस एक झील है घाटा झील, दमदमा झील, और दमदमा झील जो है वो 3000 एकड़ में फैली हुई है, सबसे बड़ी झील है। उसके अलावा यहाँ पर गर्म पानी के कुंड है जो सोना में है, तो गंधक की अधिकता के कारण इन यहाँ का पानी गर्म रहता है। उसके अलावा हमने बात की थी बेगम हसरू खां का किला है यहाँ पर। बेगम हसरू खां कौन थी? ये एक प्राइवेट आर्मी रखा करती थी, और जब अंग्रेजों ने हरियाणा पर आक्रमण किया था तो उस अंग्रेजों का साथ इन्होंने दिया था। इसलिए 1803 में जब अंग्रेजों ने हरियाणा पर कब्जा कर लिया था तो उसके बाद में गुरुग्राम और एक और रियासत इसके लिए इन्होंने सौंप दी थी। उसके अलावा यहाँ पर गोपालगिरी का दुर्ग है। गोपालगिरी का दुर्ग है यहाँ पर। उसके अलावा बारबेर पर्यटन स्थल है। उसके अलावा और भी कई सारे पर्यटन स्थल हैं यहाँ पर, जैसे शीश महल है, शीश महल है। अगर पूछ लिया जाए इसका निर्माण किसने करवाया था तो फौजदार खान ने इसका निर्माण करवाया था। और इसको क्यों जाना जाता है? क्योंकि ये बिल्कुल लाल किले के जैसा दिखता है। इसलिए इसे लाल किला की नकल भी बोला जाता है। लाल किला की नकल बोला जाता है इसको। उसके अलावा बात की जाए तो यहाँ पर डीएलएफ कोर्स है। डीएलएफ कोर्स है यहाँ पर। उसके अलावा चौधरी देवीलाल स्टेडियम और एक पंडित नेहरू स्टेडियम, पंडित नेहरू स्टेडियम भी है यहाँ पर। उसके अलावा यहाँ पर सुल्तानपुर पार्क है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क, और ये फारूक नगर है। इसका दूसरा नाम है, इसको सालिम अली राष्ट्रीय पार्क के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले इसको एक बर्ड सेंचुरी के रूप में बनाया गया था 1971 में, और बाद में इसको राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दे दिया गया। इसको बनाने में 3 लोगों का सबसे ज्यादा हाथ था। 2 अंग्रेज थे इंग्लैंड से और एक सालिम अली था, तो इसीलिए इसको सालिम अली के नाम से भी जाना जाता है। उसके अलावा अगर बात की जाए, अगर हमसे क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाए कि उस पार्क का नाम बताइए जिसमें वॉच टावर है, तो याद रखना है कि इसमें 4 वॉच टावर भी बनाए गए हैं। 4 वॉच टावर हैं इनमें, जिनमें चढ़ करके देखा जा सकता है। उसके अलावा यह सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, साइबेरियन सारस के लिए। या फिर आप इसको विदेशी सारस भी बोल सकते हैं अगर आपको समझ में आ रहा है। तो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है साइबेरियन सारस के लिए। उसके अलावा
इसके बारे में चीज़ और याद रखनी है कि हरियाणा का पहला इको पार्क है। हरियाणा का पहला इको पार्क, और इसको पक्षियों का स्वर्ग भी बोला जाता है। पक्षियों के स्वर्ग के नाम से भी इसको जाना जाता है। उसके अलावा सोना का किला है यहाँ पर, जो आज जर्जर हालत में मिलता है, इसकी हालत ठीक नहीं है। उसके अलावा यहाँ पर सेठानी का छत्ता है। सेठानी का छत्ता उसके अलावा किंगडम ड्रीम है यहाँ पर, फोक आर्ट म्यूजियम। ये थे इसके पर्यटन स्थल, जो भी थे हमने सारे पढ़ लिए। आगे हम देखते हैं इसके प्रसिद्ध व्यक्तित्व के बारे में। प्रसिद्ध व्यक्तित्व की बात की जाए तो सबसे पहले जिनको सब लोग बहुत ज़्यादा जानते हैं उनकी बात करते हैं। मंसूर अली पटौदी। मंसूर अली पटौदी ये पटौदी के नवाब थे और ये क्रिकेटर भी थे, और क्रिकेटर हैं, और ये एकमात्र खिलाड़ी हैं जो 2 देशों की तरफ से खेले थे। एक तो ये इंग्लैंड की तरफ से खेले थे, उसके अलावा भारत की तरफ से खेले थे। एकमात्र खिलाड़ी जो 2 देशों की तरफ से इंटरनेशनल क्रिकेट खेले थे वो मंसूर अली पटौदी खां हैं, और ये भारत के कप्तान भी रहे। ये याद रखना है, ये चीज़ इसलिए है क्योंकि इंडियन टीम में खिलाड़ी तो बहुत खेले हैं, लेकिन कप्तान सिर्फ हरियाणा के 3 ही बन पाए हैं, जिनमें से एक मंसूर अली पटौदी हैं, दूसरे कपिल देव थे और तीसरे सहवाग थे। उसके अलावा खिलाड़ी तो बहुत हैं, लेकिन कप्तान कोई नहीं बना। उसके अलावा अयोध्या प्रसाद गोयलिया है यहाँ से। अयोध्या प्रसाद गोयलिया है यहाँ से। ये हिंदी के उर्दू के प्रसिद्ध कवि थे। ये हिंदी और उर्दू के प्रसिद्ध कवि थे। उसके अलावा शिवानी कटारिया है यहाँ से। शिवानी कटारिया ये तैराक है। उसके अलावा गीता जुत्सी है यहाँ से। ये एथलीट है दौड़ की। और अगर हमसे पूछ लिया जाए कि दौड़ में कौन सी दौड़ ये क्या करती थी, तो ये 800 मीटर वह 1500 मीटर की एथलीट है। उसके अलावा ये एकमात्र ऐसी हरियाणा की एकमात्र ऐसी महिला है जिनको अर्जुन अवार्ड मिला है। हरियाणा की अर्जुन अवार्ड मिला। ये इनके बारे में याद रखना है। उसके अलावा
यहाँ से निकुंज मलिक है, निकुंज मलिक, अभिनय से लेकर आता है। उसके अलावा राजकुमार राव, इनका संबंध भी अभिनय से है, बॉलीवुड अभिनेता, आज के टाइम पे सबसे उभरते हुए अभिनेता है। उसके अलावा सूरज कक्कड़, सूरज कक्कड़ ये भी अभिनय करते हैं। उसके अलावा बात की जाए तो यहाँ से पायल राजपूत है, इनका संबंध भी अभिनय से ही है। उसके अलावा अनूप कुमार है, यहाँ से अनूप कुमार, उसके अलावा एक और है जिनका नाम रह गया था, आशीष नेहरा। आप सभी जानते हैं उनको, 2011 के वर्ल्ड कप से क्रिकेटर हैं, पूर्व क्रिकेटर हैं, और इनका संबंध भी यहीं से। तो ये था हमारा पूरा डिस्ट्रिक्ट। एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं, इसके बारे में क्या क्या पढ़ा है, कुछ छूट तो नहीं गया। सबसे पहले हमने नामकरण के बारे में जाना कि इसका नामकरण गुरुग्राम कैसे पड़ा। तो गुरु द्रोणाचार्य के कारण इसका नाम गुरुग्राम पड़ा था। शुरुआत में इसको गुरुग्राम के नाम से ही जाना जाता था, लेकिन हमारी खड़ी बोली के चलते ये गुरुग्राम से गुड़गांव हो गया। अब ये ऐसा क्यों पड़ा था? क्योंकि इंद्रप्रस्थ के राजा थे युधिष्ठिर। आप सभी को पता है कि कौरव और पांडव को द्रोणाचार्य ने ट्रेंड किया था। तो इंद्रप्रस्थ के राजा युधिष्ठिर ने इस इलाके को गुरु दक्षिणा में द्रोणाचार्य को दे दिया था, इसलिए इसका नाम गुरुग्राम पड़ा था। बाद में 2016 में खट्टर सरकार ने इसका नाम बदल करके गुड़गांव से दोबारा गुरुग्राम कर दिया, और 2016 में इन्होंने 2 जिलों के नाम बदले थे। एक तो गुड़गांव का नाम बदल करके गुरुग्राम किया था, दूसरा मेवात का नाम बदल करके नूह किया था। गठन की बात की जाए तो हरियाणा के साथ में इसका गठन हुआ था। क्षेत्रफल 1258 वर्ग किलोमीटर है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे छोटा जिला है। सबसे छोटा है फरीदाबाद, याद रखना है। उसके अलावा जनसंख्या की बात की जाए तो 15 लाख से अधिक इसकी जनसंख्या थी। जनसंख्या के आधार पर भी ये चौथा सबसे बड़ा जिला है। साक्षरता दर की बात की जाए तो हरियाणा में सबसे ज्यादा साक्षरता दर इसी की है, और सबसे कम साक्षरता दर नूह की है। आगे हमने देखे थे इसके उपनाम इसके बहुत सारे हैं। हाईटेक सिटी ऑफ हरियाणा, मिलेनियम सिटी, कॉल सेंटर का हब, ड्रीम नगरी, मनोरंजन सिटी, आईटी का हब, सॉफ्टवेयर सिटी ऑफ हरियाणा, आर्थिक राजधानी, मॉल सिटी, द्रोण नगरी, सोलर सिटी, हरियाणा की औद्योगिक नगरी, सिलिकॉन सिटी ऑफ हरियाणा, मेट्रो सिटी, ये इसके उपनाम हैं। आगे तहसील हमने देखी थी, गुड़गांव, पटौदी, सोना, मानेसर और फर्रुख नगर इसकी तहसीलें हैं। विधानसभा क्षेत्र इसके 4 हैं, गुरुग्राम, सोना, बासापुर और पटौदी। आरक्षित सीट की बात की जाए तो पटौदी इसकी आरक्षित सीट है। आगे हमने इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में देखा कि किन किन के साथ, पूरी भौगोलिक स्थिति देखी हमने कि किन किन के साथ ये सीमा साझा करता है। झज्जर, रेवाड़ी, नूह, फरीदाबाद, और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है। बात की जाए कि यहाँ पे किस तरह की जमीन मिलती है, तो यहाँ पर अरावली के पर्वत और मैदानों का विस्तार मिलता है। मृदा यहाँ पर दोमट मृदा, रेतीली और पथरीली मृदा मिलती है। उसके अलावा नदी की बात की जाए तो साहिबी नदी, इंदौरी नदी यहाँ से गुजरती है। सिंचाई की बात की जाए तो गुरुग्राम कैनाल के द्वारा यहाँ पर सिंचाई की जाती है, और यह नहर यमुनानगर के ओखला हेड से निकालकर यहाँ पर लाई गई है। बात की जाए, हमने पीछे बात की थी कि गुरुग्राम नहर है, ये सिर्फ गुरुग्राम में सिंचाई नहीं करती, उसके अलावा पलवल, फरीदाबाद और नूह में भी सिंचाई का काम करती है। फिर हमने देखी थी प्रमुख फसलें। बाजरा यहाँ की प्रमुख फसल है। उसके अलावा गेंदा का फूल यहाँ पर सर्वाधिक उगाया जाता है, सबसे ज़्यादा।
उद्योग की बात की जाए तो सबसे पहले यहाँ पर हमने मारुति उद्योग की बात की थी, जिसकी सबसे पहले बात 1970 में की गई थी राजीव गांधी के द्वारा। इसीलिए राजीव गांधी को इसका संस्थापक भी कहा जाता है, क्योंकि राजीव गांधी का सपना था कि मैं भारत के घर घर तक कार पहुँचाऊँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमीरी कारों में घूमे, गरीब भी घूम सकते हैं। तो उनके लिए इन्होंने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था, लेकिन बाद में कांग्रेस सरकार चली गई थी, बीच में इमरजेंसी लग गई थी, इसके चलते ये प्रोजेक्ट हुआ नहीं था। तो 1981 में इसकी स्थापना की गई थी। तो भारत के पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी नहीं कि वो कार का इंजन बना सके, इसलिए उन्होंने जापान की कंपनी सुजुकी के साथ में टाई अप किया था, जिन्होंने इंजन बनाया था। और सुजुकी की परसेंटेज की बात की जाए तो 26.5% पे इनका टाई अप हुआ था। सुजुकी का 26.5% शेयर था इसमें। उसके अलावा पहली कार इन्होंने मारुति बनाई थी, और पहली कार जो इन्होंने दूसरे देश में भेजी थी वो 13 दिसंबर 1983 को भेजी थी हंगरी देश के लिए। आगे हमने देखा कि यहाँ पर चीनी मिट्टी के बर्तन मिलते हैं। अगर खनिज की बात की जाए तो यहाँ पे गुड़गांव में चीनी मिट्टी ये खनिज भी मिलता है। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग यहाँ पे है, आभूषण उद्योग गढ़ी में है, सॉफ्टवेयर उद्योग है यहाँ पर, फार्मा उद्योग है, औषधि उद्योग है, डूडाहेड़ा गांव में है। उसके अलावा ऑटोमोबाइल उद्योग है मानेसर में। मानेसर को ऑटोमोबाइल का हब भी कहा जाता है। आगे हमने यहाँ के मंदिर देखे थे। शीतला माता का मंदिर यहाँ पे सबसे अहम है, और यहाँ पे हमने बात की थी कि शीतला माता को और क्या क्या उपाधि हासिल है। तो इनको छेचक की देवी के नाम से जाना जाता है। गुरु द्रोणाचार्य की ये पत्नी थी, इसलिए इसको बड़ी माता के नाम से भी जाना जाता है। इनको कृपी के नाम से भी जाना जाता है। और इसके बारे में एक चीज और है कि यहाँ से भरतपुर के राजा गुजर रहे थे, उन्हें किसी युद्ध में जाना था। उन्होंने मंदिर देखा तो यहाँ पर रुक गए। इस मंदिर में उन्होंने एक मन्नत मांगी थी कि अगर मैं ये युद्ध जीत जाऊंगा तो मैं यहाँ पर एक भव्य मंदिर बनाऊंगा। तो वो युद्ध जीत गए और यहाँ पर वापसी में उन्होंने एक भव्य मंदिर बनाया। इसलिए अगर आप इस मंदिर की वास्तुकला देखेंगे तो आपको राजस्थानी देखने को मिलेगी। इसके लिए सरकार ने एक श्राइन बोर्ड भी बनाया है, जिसका निर्माण 1991 में किया गया था। इसका अध्यक्ष सीएम होता है। तो याद रखना है कि अगर हमसे पूछ लिया जाए कि इस श्राइन बोर्ड में, शीतला श्राइन बोर्ड में कुल कितने सदस्य हैं, तो इसमें 11 सदस्य हैं। आगे हमने देखा था भीमकुंड मंदिर है यहाँ पर पिंचाखेड़ा में। एकलव्य का मंदिर है यहाँ पर, और ये पूरे भारत में एकमात्र मंदिर है एकलव्य के नाम से। उसके अलावा फिर हमने यहाँ पर मेले देखे थे। शीतला माता का मेला जो आषाढ़ के महीने में लगता है, और सबसे ज्यादा यहाँ पर चेचक के पेशेंट आते हैं। उसके अलावा बुद्धो माता का मेला है, बूढ़ी तीज का मेला लगता है पर। उसके अलावा शाह चौका कोरी का मेला लगता है, और ये पूर्णतः मुस्लिमों के लिए लगता है। महादेव का मेला लगता है, भक्त पूर्णिमा का मेला लगता है। उसके अलावा हमने कुछ टॉपिक इसके इतिहास के भी देखे थे, बहुत ज्यादा तो नहीं। तो ये महाभारत काल से संबंधित है, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य ने यहाँ पर कौरव पांडवों को शिक्षित किया था। उसके अलावा सल्तनत काल में बलबन ने यहाँ पर एक गोपालगिरी किला बनवाया था। वो इसलिए बनवाया था ताकि इस साइड से कुछ आक्रांता दिल्ली पर हमला किया करते थे, तो यहाँ पर आर्मी की टुकड़ियां रखी जाती थी जो उन आक्रांताओं को शांत किया करती थी, उनसे लड़ा करती थी, ताकि आगे सल्तनत पर कोई आंच न आए। उसके अलावा अकबर के समय में गुरुग्राम जो इलाका है दिल्ली और आगरा का हिस्सा हुआ करता था। फिर हमने परिवहन की बात की। यहाँ से 2 नेशनल हाईवे गुजरते हैं, NH48 और NH 248 है। NH48 की बात की जाए तो एशिया का सबसे बड़ा टोल प्लाजा इसी पे है, और ऊपर से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा टोल प्लाजा, जिसमें 32 गेट है। आगे हमने देखा कि यहाँ पर 2010 में सबसे पहले मेट्रो चलाई गई थी। तो एक तो ये पूछा जा सकता है कि गुरुग्राम में सबसे पहले मेट्रो कब चलाई गई थी, 2010 में। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हरियाणा को मेट्रो से सबसे पहले कब कनेक्ट किया गया था, तो 2010 में। ये तो मेट्रो की बात थी। और 2013 में सबसे पहले यहाँ पर रैपिड मेट्रो चलाई गई थी। फिर हमने यहाँ के शिक्षा संस्थान देखे। यहाँ पर डिफेंस विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 2013 में की गई, और उद्घाटन इसका मनमोहन सिंह जी ने किया था। उसके अलावा यहाँ पर गुरुग्राम यूनिवर्सिटी भी है, जिसको 2017 में बनाया गया था। MIT यूनिवर्सिटी, SGT यूनिवर्सिटी, HIPAA, IIPM, NBRC, SCERT और NSC कमांडो ट्रेनिंग यहीं पर है।
उसके अलावा हमने फिर पर्यटन स्थल देखे, समा पर्यटन स्थल, सराय अलीवर्दी खां की मस्जिद, सहन्युम मस्जिद और पटौदी का महल, जिसे हरियाणा का व्हाइट हाउस के नाम से भी जाना जाता है। फिर हमने यहाँ पर झील देखी कई सारी, वैसे झील, घाटा झील, दमदमा झील। ऊपर से यहाँ पर गर्म पानी के कुंड भी मिलते हैं जो सोना में है, गंधक की अधिकता के कारण यहाँ का पानी गर्म रहता है। उसके अलावा बेगम हसरू खां का किला भी है यहाँ पर, जिसके बारे में हमने बात की थी कि अपनी प्राइवेट आर्मी रहती थी और अंग्रेजों ने हरियाणा पर कब्जा करने के बाद 2 रियासतें इनको दे दी थी, जिनमें से एक गुरुग्राम थी। उसके अलावा शीश महल है, जिसको फौजदार खां ने बनवाया था और इसको इसलिए याद रखा जाता है क्योंकि ये बिल्कुल लाल किला की तरह दिखता है, इसलिए इसको लाल किले की नकल भी कहा जाता है। DLF कोर्स है यहाँ पर, चौधरी देवीलाल स्टेडियम है, पंडित नेहरू स्टेडियम है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय मार्ग जो फर्रुख नगर में है, इसमें 4 वाच टावर भी हैं और इसको सालिम अली राष्ट्रीय पार्क के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि जिस कमेटी ने इसको बनाया था उसमें सालिम अली भी शामिल थे। उसके अलावा साइबेरियन सारस के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसको हरियाणा का पहला इको पार्क है और पक्षियों का स्वर्ग इसको कहा जाता है। यहाँ पे एक सोने का किला है और फोक, यहाँ पे म्यूजियम भी है, फोक आर्ट म्यूजियम, किंगडम ऑफ ड्रीम भी है यहाँ पर, सेठानी का छत्ता भी है। लास्ट में हमने यहाँ पर कुछ प्रसिद्ध व्यक्तित्व पढ़े थे, जिनमें मंसूर अली पटौदी हैं जो पूर्व क्रिकेटर हैं और ये एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जो 2 देशों के लिए खेले हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट 2 देशों के लिए खेले हैं, इंग्लैंड और भारत के कप्तान भी रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर अयोध्या प्रसाद गोयलिया भी हैं जो हिंदी और उर्दू के प्रसिद्ध कवि रहे हैं। शिवानी कटारिया हैं जो तैराक रही हैं। उसके अलावा निकुंज मलिक ये अभिनय करते हैं, राजकुमार राव ये भी अभिनय करते हैं, सूरज कक्कड़ और पायल राजपूत इनका भी संबंध अभिनय से ही है। उसके अलावा यहाँ पर गीता जुत्सी हैं जो एथलीट हैं, 800 मीटर दौड़ और 1500 मीटर दौड़ की, और हरियाणा की एकमात्र ऐसी एथलीट हैं जिनको अर्जुन अवार्ड मिला है। उसके अलावा अनूप कुमार हैं यहाँ पर जो पूर्व कबड्डी खिलाड़ी हैं। तो ये था हमारा गुड़गांव जिला जिसको हमने कंप्लीट किया।